अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं MS एक्सेल की क्लास नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मैं बता दूं कि आज हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह से सैलरी शीट्स बना सकते हैं और इस तरह उसके अलावा भी हम कुछ फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे एक सैलरी शीट बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक सैलरी शीट बनाई है जिसमें मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे हैं, कुछ डिपार्टमेंट और पोस्ट लिखा है और उनकी बेसिक सैलरी लिखी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें मालूम करनी है, हाउसिंग, कन्वेंस, बोनस और फला बहुत सारी चीज़ें मालूम करनी है। अच्छा, अगर आपको कहीं पर भी सैलरी शीट बनाने के लिए दी जाती है तो आपको एम्प्लॉय का नाम और बेसिक सैलरी और अगर पोस्ट और डिपार्टमेंट भी हो तो वो भी बताया जाएगा। ठीक हो गया। अब सिंपल ये कि अगर मैं बेसिक सैलरी यहाँ पर लिख ली मैंने सबकी, अब मुझे यहाँ पर निकालना है हाउसिंग अलाउंस। अब नीचे की तरफ अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द 50% हाउसिंग अलाउंस। ठीक है, इसी तरह कन्वेंस अलाउंस निकालना है कितना, 10%, और इसी तरह बोनस निकालना है 10%। ठीक हो गया। तो हम किस तरह से निकालेंगे? अगर फॉर एग्जांपल मुझे 15% हाउसिंग अलाउंस निकालना है तो यहाँ पर मुझे बेसिक सैलरी दी गई है, हर बंदे की अलग अलग बेसिक सैलरी है। तो हाउसिंग अलाउंस निकालने के लिए मुझे करना ये होगा कि मैं लगाऊंगा फार्मूला इक्वल्स टू और अपने बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करवा दूंगा जितना परसेंट कहा गया होगा उतने परसेंट से। यहाँ पर मुझे 15% कहा गया है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल इक्वल्स टू बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करवा दिया जितना परसेंट कहा गया था उतने परसेंट से। तो यहाँ पर हमें हाउसिंग अलाउंस पता चल जाएगा कि भाई इसकी हाउसिंग अलाउंस इतनी आ रही है, यानी इसकी बेसिक सैलरी का 15% क्या आ जाएगा, इसका हाउसिंग अलाउंस आ जाएगा। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा, नीचे सब में लग जाएगा, सिंपल। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर अब कन्वेंस अलाउंस निकालना है तो यहाँ पर क्या कहा गया है, 10% निकालना है। तो अब आपको जितना परसेंट कहा जाए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 15, 10, 25 करके लिखा है। तो अब अगर आपको कन्वेंस अलाउंस निकालना हो तो आप वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू बेसिक सैलरी। जब भी आप अलाउंस निकालेंगे तो आप बेसिक सैलरी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, कन्वेंस अलाउंस कितना निकालना है, 10%, तो मैंने बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करवा दिया 10% से, तो हमें यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस पता चल जाएगा। इस तरह बोनस निकालना है, अब नीचे बोनस का लिखा हुआ है 25% निकालना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, बोनस निकालने के लिए अगर यहाँ पर मुझे बोनस निकालना है तो मैं सिंपल यहाँ पर करूँगा ये कि फार्मूला लगाऊँगा इक्वल्स टू, उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लूँगा बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 25%। तो ये बेसिक सैलरी का 25% क्या कर देगा, अलाउंस यानी बोनस निकाल देगा, सिंपल। हाउसिंग अलाउंस में हमने क्या किया, हाउसिंग अलाउंस में हमने किया ये कि बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करवा दिया 15% से, तो वो हमें हाउसिंग अलाउंस निकाल कर दे देगा। ठीक हो गया। इस तरह अगर मुझे कन्वेंस अलाउंस निकालना था तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपनी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर दिया 10% से, तो हमें कन्वेंस अलाउंस मिल गया। और अगर बोनस निकालना था तो हमने अपनी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर दिया 25% से, तो हमें बोनस मिल गया। ठीक है। तो यहाँ पर मेडिकल लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों को मेडिकल दिया जा रहा है तो ये मैनुअली लिखा हुआ है। अगर आप इसको भी करके निकालना चाहते हैं परसेंटेज के हिसाब से तो आप इसको भी परसेंटेज के हिसाब से करके निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा है ग्रॉस सैलरी। अब अगर आपको ग्रॉस सैलरी मालूम करनी है तो आप सिंपल यहाँ सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और आप सिंपल अपनी बेसिक सैलरी से लेकर मेडिकल तक, यानी जितनी भी सैलरीज प्लस हो रही हैं बेसिक सैलरी में, हाउसिंग अलाउंस प्लस होगा, कन्वेंस प्लस होगा, बोनस प्लस होगा और मेडिकल प्लस होगा, तो आपने सम कर लिया तो आपको यहाँ पर ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी कि भाई इस बंदे की ग्रॉस सैलरी इतनी बन रही है। अच्छा, उसके अलावा एक प्रॉब्लम कह लें या आप ये कह लें कि प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल यहाँ पर एक ये चीज़ होती है कि ग्रॉस और नेट सैलरी, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। पहले तो ग्रॉस और नेट में फ़र्क समझते हैं। देखें, ग्रॉस और नेट में फ़र्क क्या होता है। ग्रॉस और नेट में फ़र्क ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको वेट के हिसाब से समझाता हूँ। ग्रॉस वेट और नेट वेट, जब हम घी की बाल्टी लेने जाते हैं 16 किलो की घी की बाल्टी, ठीक हो गया, तो घी की बाल्टी का वज़न भी होता है उसमें, सिर्फ घी का वज़न नहीं होता। अगर हम 16 किलो की घी की बाल्टी लेने जा रहे हैं तो उसमें दो किस्म के वेट लिखे होंगे, एक लिखा होगा ग्रॉस वेट, एक लिखा होगा नेट वेट। ग्रॉस वेट जो लिखा होगा उसमें घी के साथ साथ बाल्टी का वज़न भी होगा, जबकि नेट वेट जो लिखा होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ घी का वज़न होगा। तो सिंपल ये
कि ग्रॉस वेट जो होगा वो बाल्टी के साथ, घी के साथ बाल्टी का वज़न भी होगा तो वो ग्रॉस वेट, और सिर्फ घी का वज़न होगा तो वो सिर्फ नेट वेट। तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी से मुराद ये है कि ये इसकी फ़ाइनल सैलरी नहीं है, इसमें से डिडक्शन हो सकती है। अब यहाँ पर डिडक्शन क्या हो सकती है? टैक्स डिडक्शन हो सकती है। कैसे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 10% आपको टैक्स निकालना है। कब निकालना है? जब बेसिक सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो। अब यहाँ पर कंडीशन आ गई कि अगर किसी की बेसिक सैलरी, ठीक है, बेसिक सैलरी की बात हो रही, अगर किसी की बेसिक सैलरी ज़्यादा हो 20,000 से तो उसको 10% टैक्स देना है, और अगर किसी की बेसिक सैलरी 20,000 से कम है तो उसको टैक्स नहीं देना। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू एफ़, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगानी है तो हम एफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट देंगे कि अगर बेसिक सैलरी ज़्यादा हो 20,000 से, तो मैंने कॉमा लगाकर इसको बताना है वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी अगर ऐसा हो जाए तो मुझे क्या करना है? बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करवाना है 10% से, और अगर ऐसा ना हो तो मैं कॉमा लगाकर 0 लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा, तो वो हमें 10% बेसिक सैलरी का अलाउंस निकाल कर देगा। कब निकालेगा? जब बेसिक सैलरी 10,000 से 20,000 से ज़्यादा होगी तब। इक्वल्स टू एफ़, अगर, ब्रैकेट ओपन, अगर बेसिक सैलरी ज़्यादा है 20,000 से तो मैंने कॉमा लगाकर बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करवा दिया 10% से। तो अब कंडीशन क्या है? अगर बेसिक सैलरी ज़्यादा है, अगर ऐसा है तो 10% निकाल दो बेसिक सैलरी का, और अगर ऐसा ना है तो कॉमा लगाकर 0 लिख दिया, तो ऐसा नहीं हो तो 0 लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो जितने लोगों का नहीं है उसमें क्या आ रहा है? सिंपल 0 आ रहा है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद है नेट सैलरी। अब अगर मुझे नेट सैलरी निकालनी है तो उसके लिए मुझे करना ये है इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी में से मैं माइनस करवा दूँ अगर टैक्स को, तो सिंपल हमें नेट सैलरी मिल जाएगी। यानी नेट सैलरी क्या है? ग्रॉस सैलरी में से जो डिडक्शन होनी है, यानी टैक्स जो माइनस होना है उसको मैंने माइनस करवा दिया, तो हमें नेट सैलरी मिल गई। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ सब में लग जाएगा, सिंपल। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी मज़ीद चीज़ें भी हमें देखनी है, लेकिन अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक सैलरी शीट मैंने यहाँ पर बनाई है। इसमें भी मैंने क्या किया है? नेम लिखा है और बेसिक सैलरी लिखी है। अब यहाँ पर मैं निकालना चाह रहा हूँ पर डे, यानी एक दिन की सैलरी बंदे की कितनी बनती है। तो पर डे निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक महीने के अंदर वर्किंग डेज़ कितने हैं। ठीक हो गया? अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे निकालना है इस बंदे की, यानी नाज़नीन की पर डे सैलरी कितनी बनती है, तो मैंने इक्वल्स टू लगाया, क्योंकि मैंने बताया हर फंक्शन में इक्वल्स टू का होना लाजमी है। तो मैंने बेसिक सैलरी को डिवाइड करवा दिया जितने दिन काम होता है एक महीने के अंदर, यानी टोटल वर्किंग डेज़ इन अ मंथ। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमारी कंपनी में 26 दिन काम होता है एक महीने में, तो मैंने बेसिक सैलरी को डिवाइड करवा दिया 26 से, तो हमें पर डे की सैलरी मालूम पड़ जाएगी। थोड़ा सा जूम कर लूँ, ठीक हो गया? फिर से बताता हूँ मैं, इक्वल्स टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ वर्किंग डेज़, यानी जितने दिन काम होता है वो। तो सिंपल अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज से, तो हमें सिंपल यहाँ पर बेसिक सैलरी पर डे की सैलरी पता चल जाएगी। बेसिक सैलरी तो हमें पहले पता है। अच्छा, इसी तरह अगर आपको पर आवर सैलरी निकालनी है, पर आवर सैलरी निकालनी है, यानी एक घंटे की कितनी सैलरी बनती है, तो वो भी बहुत सिंपल है। इक्वल्स टू पर डे सैलरी, यानी एक दिन की जो सैलरी होती है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स, यानी कितने घंटे काम होता है एक दिन में। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमारी कंपनी में एक दिन में 6 घंटे काम होता है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर डे सैलरी को डिवाइड करवा दिया नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स, यानी जितने दिन काम होता है उससे, तो हमें यहाँ पर डे सैलरी मिल जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, अगर ये डॉट के बाद बहुत सारे डेसिमल आ रहे हैं तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम इससे डेसिमल को डिक्रीज़ कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, सब में अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गई बात? अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगा और जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करवाऊँगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ एब्सेंट लिखा हुआ है कि कौन कितने दिन एब्सेंट रहा है। उसके अलावा यहाँ पर डिडक्शन से मुराद क्या है? जो जितने दिन एब्सेंट है उसकी उतने दिन की सैलरी कटेगी। अब ये 3 दिन एब्सेंट है तो मुझे अगर इसकी डिडक्शन करनी है तो वो मैं किस तरह करूँगा? इक्वल्स टू पर डे सैलरी, यानी एक दिन की जो सैलरी होगी उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा नंबर ऑफ़ एब्सेंट से, यानी वो जितने दिन एब्सेंट है उससे, यानी उसकी एक दिन की सैलरी को मल्टीप्लाई करवा दूंगा वो जितने दिन एब्सेंट है उससे। तो हमें उसकी डिडक्शन कितनी करनी है वो पता चल जाएगी कि भाई उसकी एक दिन की सैलरी इतनी बनती है, तो उसने 3 दिन छुट्टी की है तो उसकी 3 दिन की सैलरी कितनी बन रही, और ये हमें डिडक्ट करना है, यानी माइनस करना है। डेसिमल यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर से बता दूँ, इक्वल्स टू
पर डे सैलरी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एब्सेंट। यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे थे। पर डे सैलरी निकालने के लिए हमने क्या किया था, बेसिक सैलरी को डिवाइड किया था नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज से, और पर आवर सैलरी के लिए हमने क्या किया था, पर डे सैलरी को डिवाइड किया था नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स से। जबकि एब्सेंट के बाद हम डिडक्शन निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, पर डे सैलरी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एब्सेंट से, ताकि हमें पता चले 3 दिन की सैलरी कितनी होती है। तो इक्वल्स टू पर डे सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एब्सेंट्स। तो हमें पता चल जाएगा भाई इस बंदे की जितने दिन इसने एब्सेंट किए उतने दिन की इतनी सैलरी बन रही है। तो ये हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। क्लियर हो गई बात। अब सिंपल अगर टोटल सैलरी भी आपको निकालनी है यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसमें तो हमने कोई अलाउंस वगैरह रखा नहीं है, तो हम सिंपल ये करेंगे कि बेसिक सैलरी में से जितनी डिडक्शन हो रही है उसको माइनस कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा भाई ये इसकी सैलरी कितनी है। अब इसकी 30,000 सैलरी है, इसने इतने दिन छुट्टी की है तो उसकी इतनी सैलरी कट रही है। तो हमने यहाँ से सिंपल उसको माइनस करके यहाँ से टोटल सैलरी निकाल ली। अगर आप यहाँ पर भी एब्सेंट का कॉलम ऐड करना चाहें तो एब्सेंट का कॉलम ऐड करके डिडक्शन भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। आप इसमें मज़ीद अलाउंसेस भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों सैलरी शीट समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने जैसे बताया आप रिवाइंड करके देखें, और रिवाइंड करके देखने पर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें या आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लें। ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके अलावा जो है एक चीज़ और मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बता दूं। सिंपल यहाँ पर जो मैंने लिखा है कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे कि अगर आपने मेरी MS वर्ड की सीरीज़ देखी होगी तो उसमें मैंने बताया होगा कि अगर कुछ टाइप करते हैं और वो टाइप होता है लोअर केस में या अपर केस में, सही है, तो उसको हम अपने हिसाब से किसी केस में, यानी केस से मुराद ये है कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में किस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है, किसी को मैंने कैपिटल में लिखा है, किसी को स्मॉल में लिखा है, इस तरह करके लिखा है। ठीक हो गई बात। अच्छा, कुछ चीज़ों को मैंने आगे पीछे करके लिखा है, तो ये आगे पीछे इसलिए करके लिखा है, यहाँ पर स्पेसिंग रखी है मैंने, ठीक है। तो ये मैं स्पेसिंग किस तरह ख़त्म करना है वो भी बताऊँगा आपको, सिंपल। अच्छा, अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये स्पेसिंग जो मैंने रखी है यानी शुरू में अगर अनवांटेड स्पेस आ जाए तो उसको हम किस तरह से हटाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपर देख लेते हैं, यानी अगर मुझे सारे अल्फ़ाबेट्स को अपर में करना है यानी कैपिटल में करना है, तो उसको करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू अपर ब्रैकेट ओपन, सिंपल एक सेल सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो वो हमें क्या करके दे देगा, अपर में, यानी उन सबको कैपिटल ABCD में करके दे देगा। इक्वल्स टू UPPER अपर ब्रैकेट ओपन, एक सेल सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो वो हमें अपर में करके दे देगा। अब अगर मैं इसको ड्रैग कर लूँ तो उस लाइन की जितनी भी होंगी उन सबको कर दे देगा। इस तरह अगर लोअर करना होता तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू लोअर सेल सेलेक्ट सिंपल इक्वल्स टू लोअर ब्रैकेट ओपन सिंगल एक सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो वो उसको लोअर में यानी छोटे ABCD में करके दे देगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसकी इसी तरह प्रॉपर केस से मुराद क्या है, प्रॉपर केस से मुराद ये है कि पहला वर्ड कैपिटल बाकी सारा स्मॉल। तो अपर क्या कर रहा है, सबको कैपिटल में कर देता है, लोअर सबको स्मॉल में करता है, जबकि प्रॉपर क्या करेगा, पहला कैपिटल बाकी सारा स्मॉल। अच्छा, एक और एक केस होता है हमारे पास। अच्छा, केस नहीं होता, वो एक चीज़ आती है ट्रिम। अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा ना कि शुरू में अनवांटेड स्पेस आ रहे हैं, तो इसको हटाने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ट्रिम का, TRIM ट्रिम। तो ट्रिम करेगा ये कि अगर शुरुआत में जितने भी अनवांटेड स्पेस होंगे वो उनको हटा देगा। अब जैसे यहाँ शराज में था, शुएब में था, फ़ायज़ा में था, फ़िरोज़ में था, तो इसने क्या कर दिया, ट्रिम से शुरू के जितने भी अनवांटेड स्पेस थे उन सबको हटा दिया, सिंपल। तो उम्मीद है आपको ये यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। वही बात नहीं समझ में आता तो आप रिवाइंड करके देख लें, और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है, कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना। यानी चाहे अगर आप दो सेल्स को जोड़ना चाहें या एक सेल के साथ आप किसी और चीज़ को लिख कर वर्ड में जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। कैसे, इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट। अच्छा मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, यहाँ से मैंने जूम कर लिया। अच्छा, कॉन्कैटिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके मैंने क्या करना है, टेक्स्ट 1 आ रहा है तो मैंने एक सेल सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम का साकिर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ से आकर टेक्स्ट 2 यानी दूसरे सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अहमद, यानी ऊपर की तरफ अगर यहाँ पर आप देखें तो इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट
ब्रैकेट ओपन A1 मतलब A2 यानी फर्स्ट नेम सेलेक्ट, कॉमा लगाकर सेकंड नेम सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर किया, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, जाकिर अहमद। यानी 2 सेल को इसने क्या कर दिया, एक सेल में कर दिया। अच्छा, प्रॉब्लम ये आ रही है कि बीच में क्या आ रहा है, बिना कोई स्पेस के ये लिखा हुआ आ रहा है, यानी जाकिर अहमद ऐसे ही लिखा हुआ जा रहा है, बीच में स्पेस नहीं है। तो अगर आपको बीच में स्पेस भी ऐड करना है, तो जब आप ये कॉन्केटिनेट लगा रहे हैं यानी इक्वल्स टू कॉन्केटिनेट ब्रैकेट ओपन, आप पहला सेल सेलेक्ट करें। पहला सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ फार्मूला बार में देखें तो कॉमा लगाएं, कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बीच में आप रख दें स्पेस को, फिर आप इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा लगाएं और दूसरा सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर लें। तो आप जो बीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, यानी अगर मैं स्पेस रखता हूँ तो 2 सेल के दरमियान स्पेस आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया। इसी तरह अगर मैं स्पेस की जगह यहाँ पर रख दूँ हाइफन, तो वो हाइफन ला देगा। तो आप यहाँ पर जो भी रखना चाहें ये सिंपल वो ला देगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूँ कॉन्केटिनेट कैसे लगता है, इक्वल्स टू कॉन्केटिनेट। अगर मैं यहाँ पर आकर टैब दबाता हूँ तो वो ऑटोमेटिक लिख लेगा, टैब का बटन, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया, एग्जाम्पल ये वाला जाकिर वाला सेलेक्ट कर लिया मैंने, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने स्पेस रख लिया, फिर कॉमा लगाया और दूसरा सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर लिया, तो सिंपल हमें कॉन्केटिनेट करके दे देगा। अच्छा, उसके अलावा हम कॉन्केटिनेट को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में एग्जांपल के तौर पे मैंने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया @gmail.com और जो भी चीज़, तो वो जाकिर @gmail.com आ गया, सबके साथ आ जाएगा सिंपल। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सवाल है, कोई भी मसला है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो एक दफ़ा रिवाइंड करके देखें, तब भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।